जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 कवर करेंगे। सेट नंबर 2 किस बुक का आप लोग को पता ही होगा। ज्ञान मेधु जीएस एकेडमी के द्वारा 3rd एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया गया मार्केट में, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 1 मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ और उसका PDF जो है टेलीग्राम पे दे दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सेट नंबर 1 का PDF भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करेंगे इसमें ये एग्ज़ाम बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, ये जो मुख्य परीक्षा यानी मेंस जो हुआ था उसको हम लोग हल करेंगे अभी। और ये एग्ज़ाम हुआ था 3/9/2023 को, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है किसी भी चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है बिंदेश्वर पाठक। किसको कहा जाता है? बिंदेश्वर पाठक को। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म बिहार के वैशाली ज़िले में हुआ था 1943 में। कब हुआ था? 1943 में बिहार के वैशाली ज़िले में बिंदेश्वर पाठक का जन्म हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था का स्थापना किया। इस चीज़ को क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है आगे कि सुलभ इंटरनेशनल संस्था का स्थापना किसने किया था? तो सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना बिंदेश्वर पाठक के द्वारा 1970 में किया गया था। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिंदेश्वर पाठक को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1991 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई है? 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों को कितने टीके दिए जाएंगे? तो 7 टीके दिए जाएंगे। और वो कौन कौन से टीके हैं? तो वो है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी। ये 7 टीके जो है बच्चे को लगाने हैं। और इसकी शुरुआत कब से की गई? 25 दिसंबर 2014 को। इसका नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की पहल है। किसकी पहल है? UNEP की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया। इसका निर्णय कब लिया गया? 1972 में, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी में, ठीक है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन, कहाँ पे? स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस। जब मानव पर्यावरण पर कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, तो उसी समय जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ था। और इसका गठन जो है परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को इसका गठन हुआ। कब हुआ है? 5 जून 1972 को, ठीक है। UNEP का मुख्यालय है, आपको क्या मुख्यालय है? नैरोबी। आज हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा ये कलर ले लेते हैं। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, जो कि केन्या में है, ठीक है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट UNEP जारी करता है। कौन जारी करता है? UNEP। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNEP जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था रियो डी जनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992, वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1992 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया है। इसे याद रखिएगा, इस सम्मेलन के सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था।
रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रियो प्लस 20, ठीक है, रियो प्लस 20 जो सम्मेलन 2012 में हुआ, इसमें ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PAGE की स्थापना की गई। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PAGE की स्थापना कब की गई है? 2012 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ था। कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। और इसकी बैठक कब हुई थी? 1997 जापान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा वो आयोजित किया जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको में। कहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 का फीफा? तो ये आयोजित किया जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको में। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबरम। कौन सा है? सेरिबरम। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक है अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक है पश्च मस्तिष्क। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा है। संपूर्ण मस्तिष्क का जो है यह लगभग 2/3 हिस्सा है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का यह दूसरा भाग है। पहला भाग हम लोग जान लिए प्रमस्तिष्क, दूसरा है डायनसेफेलॉन। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। कार्पोरो क्वाड्रिजेमिना किस पर नियंत्रण करता है? दृष्टि एवं श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, देखने और सुनने की शक्ति पर नियंत्रण करता है। दूसरा इसका भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग क्या है? मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु का जो अंतिम सिरा है वो कैसा होता है? एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ऑक्नॉइड और पाइमेटर का बना आवरण होता है। किस किस का बना आवरण होता है मेरुरज्जु के चारों ओर? ड्यूरोमेटर, ऑक्नॉइड और पाइमेटर। इस तीनों का जो है मेरुरज्जु के चारों ओर आवरण बना होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। मेरुरज्जु क्या करती है कि प्रतिवर्ती जितने भी क्रियाएं होती है उसका नियंत्रण भी करती है और समन्वयन भी करती है तथा मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपन का संवहन करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें हम लोग कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए मनुष्य में जो है 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है और 31 जोड़ी जो है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं का बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने दिया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को किसने दिया था? लैंगली महोदय ने दिया था। स्वायत्त तंत्रिका के 2 भाग हैं, एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्राअनुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है? प्राअनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पराअनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये दोनों ही हमेशा क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए
हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और जहाँ पे हमें दोबारा बोलने की ज़रूरत होगी, जो चीज़ मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर हम दोबारा भी बोलते हुए जाएंगे। जैसे अभी हम पूछे थे ना कि कितने भाग होती है स्वायत्त तंत्रिका, तंत्र की 2 भाग होती है, कौन कौन होती है, पूछे थे। वो हम इसी प्रकार से आपसे पूछते भी जाएंगे, आप लोग को अपने मन में बोलना भी है, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है लोकसभा का 15%। कितना होता है? लोकसभा का 15% होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। और इसमें जो है प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। किसी क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार पूछ लेता है तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। कितने से कम नहीं होगी? 12 से कम नहीं होगी। और दिल्ली विधानसभा में इसकी संख्या जो है 10% रखी गई है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये नाम है किसी चीज़ का, वो क्या है? लक्ष्य एक जो है चालक रहित विमान है। क्या है? चालक रहित विमान। कहने का अर्थ ये है कि इसमें कोई चालक नहीं है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक विमान है, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर लंबी के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। 1.5 मीटर की लंबाई का जो 2 लक्ष्य है उसको भेद सकता है, ठीक है। यह भारतीय वायुसेना में 2000 में शामिल हुआ है, भारतीय नौसेना में 2001 में शामिल हुआ है और भारतीय थल सेना में 2003 में शामिल हुआ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया? 1958 में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष जो हैं समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत हैं। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है कांवर झील। ऑक्सबो झील का हिंदी मीनिंग होता है गोखुर झील। क्या होता है? ऑक्सबो झील का हिंदी मीनिंग होता है गोखुर झील। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट कौन सी है? कांवर झील है। गोगाबिल पक्षी विहार जो है कटिहार में है और कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर। इलेक्ट्रोमीटर आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कम होता है। भार में जो है आभासी कम होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए है। हाइड्रोमीटर जो है वो भी आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी मतलब जानते हैं, जो आप देखते होंगे जो स्टीमर लोग यूज करते हैं तो उन्हें पहना दिया जाता है, ऑरेंज कलर का रहता है, उसे रक्षा पेटी बोलते हैं। और पनडुब्बी, ये सभी जो है आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले आप वही 8 राज्य जान लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें जो है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, बाकी इन सभी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश होकर गुजरती है। भूमध्य विषुवत रेखा
के उत्तर 37 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा के दक्षिण 37 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है मसान है, बालोर है, तिऊर है, धनौती है आदि है। ठीक है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो होगी उत्तर दिशा या बाएं किनारे से कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं गंगा की? वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। ये सभी जो है गंगा की सहायक नदी है उत्तर दिशा से। ठीक है। और दक्षिण दिशा से जो है टोंस है, यमुना है, कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, क्यूल है। ये सभी जो है दक्षिण दिशा या दाएं दिशा से गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की ओर खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट के संगमरमर शैली को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और सांग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। कौन सा? ओरसांग। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी बनाती है। तवा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदी है। सरदार पटेल बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली थी। बंगाल की जो दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों का कह सकते हैं। इसकी दीवानी अधिकार जो है इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को, उसी में मिला था। और ये जो है शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी अधिकार दिया गया था। किसको? लॉर्ड क्लाइव को। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 जो है भाग 15 के अंतर्गत आता है। और भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 को तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। नेक्स्ट है 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपयुक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त को पद समाप्त कर दिया गया। स्थिति पहले ही तरह हो गई थी। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्त किया गया। इसके बाद अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है अब तक। ठीक है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियाँ होती है तथा उनके वेतन, भत्ते, दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो किसके बराबर होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो पहले हो जाए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक थे, वो कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी। 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। नेक्स्ट है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, ये 25वें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय में संसद कब कानून बना सकती है? तो राज्य सूची के विषय में संसद राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही कानून बना सकती है। डिटेल पढ़ लेते हैं। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। अब वह कौन कौन सी शक्तियां हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला शक्ति है, यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। ठीक है। दूसरा विशेष पढ़ लेते हैं, यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत करती है। नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु जो है संसद को अधिकृत करती है। अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन है। ठीक है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकता है, ये अनुच्छेद 67 के तहत। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। जैसे अभी हम लोग 4 पॉइंट पढ़े हैं, ये 4 पॉइंट जो है राज्यसभा को विशेष प्रदान की गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा को जो विशेष शक्ति प्रदान की गई है उसको। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें कि धन विधेयक 110 जो है अनुच्छेद को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके पास है? लोकसभा के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई द्वीप सहित देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में है इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में गुहार मोती है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परतें हैं स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल की संरचना, तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण। क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है कि औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर, ठीक है, और ध्रुव पर, ध्रुव यानी जो राउंड फिगर है, राउंड है पृथ्वी, तो इसके ध्रुव जो है, ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। इससे इसकी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की मात्र 8 किलोमीटर है, लेकिन जो विषुवत रेखा है, सेंटर भूमध्य रेखा, इससे 18 किलोमीटर है, ठीक है। तब 18 और 8 को जोड़ के 26 हुआ, बटा में 2 किए तो औसत निकल गया 13 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलिएगा 18 किलोमीटर। पूछ सकता है कि ध्रुव रेखा के निकट क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, त्वरित झंझावट, चक्रवात आदि घटित होते हैं।
इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। इसे ध्यान रखिएगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो है वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से घटता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज़ द्वारा अलग होता है। अब ये देख लीजिए, इस फिगर को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले जो वायुमंडल है उसे तोड़ा गया है 5 भागों में: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक है विषुवत रेखा से, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक है, आयन मंडल 400 किलोमीटर तक है और 400 किलोमीटर से ऊपर जो है बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, अब जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन अलग करता है, कौन सी रेखा? उसका नाम है ट्रोपोपॉज़। उसका नाम क्या है? ट्रोपोपॉज़। समताप मंडल और मध्य मंडल को कौन सी रेखा अलग करता है? स्ट्रेटोपॉज़। मध्य मंडल और आयन मंडल को कौन सी रेखा अलग करता है? मेसोपॉज़। उसके बाद फिर सीधा कोई रेखा नहीं है, सिर्फ 3 रेखा जो है इसे अलग करती है। समताप मंडल धरातल की ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुमंडल उड़ानों के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पर स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सौरिक परावैंगनिक विकिरण तरंग का अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज़ द्वारा अलग होता है। अब आ गया मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज़ द्वारा अलग होता है। अब आ गया आयन मंडल। आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य है। कुछ स्रोत में इसे 640 किलोमीटर भी माना जाता है। आयन मंडल में आयनों द्वारा विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। अब लास्ट आ गया बहिर्मंडल। यह मंडल जो है वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार की सौरिक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो सीता माता की जयंती जो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं के दिन मनाई जाती है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने के नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे हम लोग अगहन के नाम से जानते हैं, पूस, माघ, फागुन। ठीक है, चैत्र माह हिंदू नववर्ष का शुरुआत माह है। चैत्र माह जो है हिंदू नववर्ष का शुरुआत माह है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? ये कहलाता है पच्छाव बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पच्छाव बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उपवर्गों में बांटा गया है। उच्च बादल जो कि 6000 से 20000 मीटर तक रहता है, जिसमें पच्छाव बादल आता है। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। दूसरा है पच्छाव स्तरीय बादल। ये बृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। ठीक है, पच्छाव स्तरीय बादल जब आता है तो सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर क्या बन जाता है? प्रभामंडल, हैलो जिसे बोलते हैं, बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पच्छाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है पच्छाव कपासी बादल। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में यह लहरानुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। दूसरा आ गया मध्य बादल, जिसकी ऊंचाई जो है 2500 से 6000 मीटर होता है। और अभी जो मैंने पच्छाव बादल बताया था यानी उच्च बादल बताया था, ये जो है 6000 से 20000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। मध्य बादल की ऊंचाई 2500 से 6000 मीटर तक है। इसमें आता है उच्च स्तरीय बादल। ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों में वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। उच्च कपासी बादल आ गया। ये सफ़ेद रंग एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में यह महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। नेक्स्ट आ गया निम्न बादल, जो कि
2500 मीटर तक की ऊंचाई तक रहते हैं। इसमें आ जाता है स्तरीय बादल। ये धरातल के निकट कोहरे के समान बादल है। कैसा है? धरातल के निकट जो है कोहरे के समान बादल है स्तरीय बादल। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है 64 पोस्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। स्तरीय कपास बादल जो है ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। कपासी बादल, इनका आकार गुंबदाकार व फूल गोभी की भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम को सूचना देते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कपासी वर्षा बादल। ठीक है। ये अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। कपासी वर्षा बादल जो है अत्यधिक गहरे काले और सघन बादल हैं। ठीक है। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठते हैं। नीचे से ऊपर की ओर कैसे उठते हैं? विशाल मीनार की भांति 7500 मीटर तक। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, त्वरित झंझार आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वातावरण के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादल से वर्षा होती है। अब 10वां आ गया वर्षा स्तरीय बादल। ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले व विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वातावरण के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून को नीला ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस, वरुण ग्रह पर कौन सा गैस? मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस जो है लाल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिससे इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन और नेरीड है। वरुण के प्रमुख उपग्रह कौन कौन है? ट्रिटोन और नेरीड। शुक्र यानी वीनस को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जो है जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन वरुण को भी नीला ग्रह कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। मंगल यानी मार्स की सतह लाल यानी फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होने के कारण से लाल ग्रह कहते हैं। शनि जो कि सैटर्न को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण आ गया। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह, हरा ग्रह कहा जाता है। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन के नियमों का गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन, जिन्हें भौतिक का पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइजैक न्यूटन ने 1684 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में गति के नियमों का प्रतिपादित किया। इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया। प्रथम नियम कौन सा है? पढ़िए। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा पर चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन ना किया जाए। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है? तो प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिरना उदाहरण है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के कंझर कर गिरना, ये भी। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से उसमें बैठा हुआ यात्री जो आगे की ओर
झुक जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति का द्वितीय नियम से बल के व्यंजक का प्राप्त होता है, यानी F बराबर ma। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इसका उदाहरण जो है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा के गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। ये सब जो इसके उदाहरण हैं। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने पर भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, ये भी उदाहरण है। अब आते हैं न्यूटन की गति के तृतीय नियम की तरफ। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है देख लीजिए। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे से ज़मीन पर कूदना, नाव पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना। ये सब जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? इसमें जो है आपको क्लोरोफिल आवश्यक होगा, ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण में मिलता है, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा से वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा से क्या लेते हैं वो सौर ऊर्जा, देखिए पौधे का हरे भाग जो है सौर ऊर्जा ले लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल ले लेते हैं और तीनों को मिश्रण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है और जल भी जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे में होने वाले यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 6CO2 + 12H2O का जब अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में करवाया जाता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज और ये जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसमें ग्लूकोज वो उपयोग कर लेता है, जल और ऑक्सीजन जो है ये निष्कासित हो जाता है। ठीक है, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। पौधे की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। पौधे में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अभिक्रिया है जो 2 चरणों में संपन्न होती है। तो पहला चरण है प्रकाश अभिक्रिया। यह अभिक्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के गरेना वाले भाग में होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? हरित लवक के गरेना वाले भाग में, से याद रखिएगा। इस अभिक्रिया की खोज किसने किया था? हील नामक वैज्ञानिक ने। ये जो है प्रकाश अभिक्रिया, इसकी खोज किसने किया है? हील नामक वैज्ञानिक ने किया है, जिसके कारण इसे हील अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP का निर्माण होता है। ठीक है, NADPH2 तथा ATP का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था या अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। नेक्स्ट है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते हैं कि यह अंधेरे में होता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि अभिक्रिया हेतु प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। यह अभिक्रिया हरित लवक में स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2, इसका फुल फॉर्म निकोटाइनामाइड
निकोटाइनामाइड, एड्यूइन, डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट तथा एटीपी की सहायता से संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अभिक्रिया का पूर्ण रूप एवं विस्तृत अध्ययन मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इससे ध्यान रखिएगा कि इस अभिक्रिया का पूर्ण रूप एवं विस्तृत अध्ययन जो कौन किया था, मेल्विन कैल्विन के द्वारा किया गया था। शैवाल और हाइड्रेला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है अपघटक को कहा जाता है। ठीक है, अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर में अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु एवं कवक आते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवाणु एवं कवक आते हैं, शैवाल और विषाणु नहीं आते हैं। उत्पादक, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल और जैविक पदार्थ से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक प्रायः जल युक्त पौधे, शाक, झाड़ी, वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में पादप नामक प्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी कहलाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट आदि। अब आ गया द्वितीयक उपभोक्ता। यह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया आदि हो गया। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बना लेते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। ठीक है, पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में आ गए अभी जो हम लोग पढ़े हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक में आ जाते हैं भौतिक कारक और कार्बनिक कारक। जिसमें से भौतिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल, दाब आदि। और कार्बनिक कारक के अंतर्गत जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज आदि। और कार्बनिक कारक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया है। ठीक है, और इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 4 सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 4 नहीं, भाग 9। ठीक है, भाग 9 सम्मिलित किया गया था और इसे नया नाम पंचायत दिया गया था। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243(9) तक, ठीक है, टवर्गी 9 तक प्रावधान सम्मिलित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। ठीक है, निम्नलिखित समितियों का संबंध जो है पंचायती राज से है। अब निम्नलिखित समिति पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। GV राव समिति 1985 में आया था। LM सिंघवी समिति 1986 में आया था। थंगून समिति 1988 में आया था और गौडगिल समिति 1988 में आया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, थंगून समिति 1988, गौडगिल समिति 1988। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, हालांकि यह पारित नहीं हो सका था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, साथ ही 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया और इस प्रकार इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन में जो है वो पंचायत को जोड़ा गया है और 74वां संविधान संशोधन में जो है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तु उल्लिखित है। निम्नलिखित समितियों एवं आयोग का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है।
तो देख लीजिए। 1949 से 51 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति आई थी, इसके अध्यक्ष थे पी.के. बटलाल। कौन थे? पी.के. बटलाल। 1953-54 में कारारोपण जांच समिति आई थी, जिसके अध्यक्ष थे जॉन मथाई। 1963 से 65 में नगर निगम कर्मचारी के प्रशिक्षण पर गठित समिति आई थी, जिसके अध्यक्ष थे नरूद्दीन अहमद। कौन थे? नरूद्दीन अहमद। नेक्स्ट है 1963 से 66 में ग्रामीण नगरीय संबंध समिति आई थी, जिसके अध्यक्ष थे ए.पी. जैन। इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। अब देखते हैं कवक जनित रोग कौन कौन से हैं। एथलीट फूड, मजूरा फूड, दाद और खाद, ये 4 जो हैं, और आदि 1-2 और हो सकते हैं। तो ये सभी जो है कवक जनित रोग हैं। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस विषाणु द्वारा होता है। कोविड-19 क्या है? एक श्वसन आधारित रोग है, और ये किसके द्वारा हुआ था? कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा हुआ था। अब देख लीजिए विटामिन की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B11 की कमी से पेचिस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठा था। बिंबिसार को मार के गद्दी पे अजातशत्रु बैठा था, और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन जो है गद्दी पे बैठा था, जो 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी राजगिरी थी। उदयन जो है पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया, लेकिन इससे पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। गंगा और सोन के संगम पर एक किला का भी निर्माण करवाया था। कौन? उदयन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों तथा शहद में भी पाया जाता है। गन्ना, शक्कर, सुक्रोज से भी प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज का अल्कोहल की उपस्थिति में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया आप देख लीजिए। नेक्स्ट है ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर N हेक्सेन प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया ये करवाई गई है। इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला से जुड़े हुए। कितने कार्बन परमाणु? 6 कार्बन परमाणु। C6 है ना। ग्लूकोज जो है हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी सभी जीव वायवीय और अवायवीय किण्वन प्रक्रिया से ऊर्जा का प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ये तो पता ही है कि जीवों के लिए ग्लूकोज जो है ऊर्जा का प्रमुख साधन है। मनुष्य द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम अन्न खाते हैं, रोटी चावल, इसका जो प्रमुख हिस्सा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में होता है। ये जो अन्न क्रिया का विघटन होता है पाचन क्रिया के दौरान, वो होता है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में। ठीक है। तैयार सेकेराइड अधिकतम ग्लूकोज होता है। तैयार सेकेराइड जो है वो अधिकतम ग्लूकोज होता है, और इसे ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। सूत्र देख लीजिए। व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। भारी हाइड्रोजन को डी से सूचित किया जाता है। शुष्क बर्फ CO2, ठोस CO2। शुष्क बर्फ को क्या बोलिएगा? ठोस CO2। जल गैस को CO+H2। इथाइल अल्कोहल C2H5OH। मंड C6H10O5 × N। मंड का हो जाएगा। मंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फॉर्मेलिन HCHO या CH2O। सिरका HCS3COOH। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य कोठारी आयोग का गठन किया था। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं।
जिसकी सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर। डोडा बेटा दक्षिणी भारत का दूसरी सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी जो 2695 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागरा चोटी 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है जिंदागरा चोटी है जो कि 1690 मीटर है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई। और अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर 1722 मीटर जो माउंट आबू के पहाड़ियों में स्थित है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं कौन कौन से हैं जान लीजिए। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ओडिया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम तथा इसके रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को LV-M3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश रूस, अमेरिका, चीन के बाद ठीक है बना तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव प्राप्त किया। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूलर, पॉपुलेशन मॉड्यूलर और एक रोवर शामिल हैं। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित की गई है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम को प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हैदराबाद चूँकि तेलंगाना में स्थित है इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जो कि एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो कि शीतकालीन राजधानी हो जाएगी जम्मू। ठीक है। वैसे राजधानी जो है श्रीनगर है लेकिन शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम से ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन नहीं है साइटोकाइनिन। ये जो है पौधे का हार्मोन है। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली के शुक्राणु में किया था। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मिलर ने किया था। और कहाँ किया था? मछली के शुक्राणु में। इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में स्कूग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। किसने बाद में इसका नाम रखा? स्कूग। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधे के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती हैं। पौधे में निकलने वाले हार्मोन निम्नलिखित हैं। ऑक्सिन है। यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में तथा तना पत्ती में वृद्धि करता है। यह बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक होता है। ऑक्जिन रासायनिक रूप से इंडोल एसिटिक अम्ल है जिसका प्रयोग पौधा में इच्छा अनुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑक्जिन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D, इंडोलाइल ब्यूटाराइक अम्ल, इंडोलाइल प्रोपायोनिक अम्ल आदि रसायन का प्रयोग खरपतवार नष्ट करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है जिबरेलिन। इसकी खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कवक में। यह पौधे की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाता है। बीजों की सुषुप्ता अवस्था को तोड़कर अंकुरण में मदद करता है। पतझड़ को रोकता है। सेब जैसे फसल को ठंड और पाला से बचाता है। इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्जिन की तरह ही सहायक रहता है। नेक्स्ट आ गया एब्सिसिक अम्ल। यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधे में होने वाली वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला है फ्लोरिजेंस। इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फ्लोरिजेंस को क्या कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। कैल्सिटोनिन। यह हार्मोन रक्त की उपस्थिति कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है जिससे हड्डी मजबूत बनती है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना होती है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। यह हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन का स्राव अंडाशय के गैफ्रियन फॉलिकल कोशिका में होता है। कहाँ होता है? गैफ्रियन फॉलिकल कोशिका में होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। गर्भधारण करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय की कोशिकाओं के साथ जुड़कर जरायु का निर्माण करता है। जरायु के द्वारा जरायु यानी प्लेसेंटा, जरायु के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन है। गर्भधारण के बाद से लेकर पूर्व गर्भावस्था 9 महीने 10 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरायु द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट आ गया रिलैक्सिन। यह हार्मोन बच्चे के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भनली तथा जरायु के मुख को ढीला करता है ताकि बच्चा मां के गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सके। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग होने लगता है जिससे बच्चे के जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है जिसे प्रसव वेदना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया? ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। इसका डिटेल देख लेते हैं। कांस्य की नर्तक की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृदेवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियों आदि जो है कालीबंगा में पाया गया है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य कब्रिस्तान R37, सावधान पेटिका आदि जो है हड़प्पा से पाए गए हैं। लोथल से मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबा का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि पाए गए हैं। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पांचाओ। कौन था? पांचाओ। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई थी, बाद में विजय हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसे 1957 से प्रयोग में लिया जा रहा है। कनिष्क का प्रथम राजधानी पेशावर यानी फिरोजपुर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध कुश्ती से है। प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। हिमा दास का संबंध धावक। साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है। भवानी पटेल जो हैं पैरा टेबल टेनिस से हैं। मनु भाकर निशानेबाजी से हैं। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? 14 दिन तक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकृत कर सकता है, ना ही संशोधित कर सकता है, सिर्फ वो सिफारिश कर सकती है कि इसको मानने या ना मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाएगा कि धन विधेयक को जिस रूप से लोकसभा में पेश किया गया उसी रूप से राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत। बाकी सब जो है तालाब, घास का मैदान, जंगल, ये सभी प्राकृतिक हैं। खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टॉन्सले, कौन है? आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द गढ़ा था। कब? 1935 में। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव एवं निर्जीव संघटक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों एवं निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा का पदार्थ का संचयन तथा बहिर्गमन होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतःक्रिया होती है। यह प्रकृति में स्वाभाविक रूप से घटित होती है और इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र देख लेते हैं। इसमें आता है स्थलीय और जलीय। स्थलीय में आ गया वन, घास का मैदान, मरुस्थलीय सब आ गया। और जलीय में आ जाता है अलवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें तालाब और झील, नदी आता है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में महासागर और सागर आ जाता है। संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र में एस्चुरी, लैगून आ जाता है। नेक्स्ट आ जाइए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें आ जाता है चिड़ियाघर, एक्वेरियम, खेत, पोल्ट्री फार्म आदि। नेक्स्ट नोट में दिया हुआ, इसे भी पढ़ लेते हैं। सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ब्रंटलैंड, जो कि 1987 में दिए थे। सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक हैं ब्रंटलैंड। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की गई थी। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, किसके अनुसार? यूजीन ओडम के अनुसार। जीव संख्या का पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। वन एवं घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा जबकि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम BO चिदम्बरनार पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाह कांडला पोर्ट, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय, तो ये अवस्थित है कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। कोलकाता बंदरगाह, जिसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये स्थित है हुगली नदी तट पर पश्चिम बंगाल में। कोचीन बंदरगाह, जो कि वेम्बनाड कयाल मुहाने पर केरल में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू या नहावा सेवा बंदरगाह, जो कि पनवेल या नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में स्थित है। मोरमा गोवा बंदरगाह, जो वारी नदी के बाएं तट पर गोवा में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 3 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तथा महासचिव HV कामत थे। महासचिव पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव कौन थे? HV कामत थे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना जर्मनी में की थी? फ्री इंडिया सेंटर की।
1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक उत्प्रेरक हैं। वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं और जो दर को घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अभिकारक की सांद्रता। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केनहेड द्वारा की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन, केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया। मतलब ये 4 संघ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे सकता है कि कौन जो है इसमें से साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। तो मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया। मुंबई से कौन नेतृत्व कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। पंजाब से लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया। कब हो गया? 17 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया। देखिए 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत की मृत्यु हुई, उसका एक मंथ बाद देख लीजिए 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता थे भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, इनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो इसके नायक थे MS खां। कौन थे? MS खां। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार ने नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खान के नेतृत्व में किया था। इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग की। किसकी रिहाई की? BC दत्त की रिहाई की मांग की, जिन्हें जहाज़ की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिन्हें जहाज़ की BC दत्त क्या किए थे कि जहाज़ का जो दीवार था उस पर भारत छोड़ो लिख दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्हीं को छुड़वाने के लिए या फिर रिहाई दिलवाने के लिए, BC दत्त को रिहाई दिलवाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति का नाम दिया गया। और इसके अध्यक्षता कौन या नेतृत्व कौन कर रहे थे? MS खान कर रहे थे। सरदार पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस नौसैनिक विद्रोही में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुसलमान एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को सज़ा दी गई थी। धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा सोना, चांदी और लोहा। धात्विक खनिज, जिन खनिज में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिज का उपयोग के साथ ही मानव सभ्यता में युगों का विकास हुआ, ताम्र युग और लौह युग। पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी
तत्व धातु ही है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान धातुओं की खपत के आधार पर भी लगाया जाता है। धातु के उदाहरण हो गए सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ आदि। ये सभी जो है धातु के उदाहरण हैं। धातुओं के भौतिक गुण पे चले जाते हैं। धात्विक चमक, शुद्ध रूप में धातुएं चमकदार होती है। आधात वर्ध्यता, धातुओं को पीटकर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को आधात वर्ध्यता कहते हैं। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है। तन्यता की बात कर लेते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, जिसे तन्यता कहते हैं। ऊष्मा चालकता, धातुएं ऊष्मा की चालकता होती है। धातु में जो है ऊष्मा की चालकता होती है। विद्युत चालकता, सामान्यतः धातुएं विद्युत के चालक भी होते हैं। धातुओं की रासायनिक गुण, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया जब करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। 2Cu + O2 अभिक्रिया करके 2CuO बनता है। ठीक है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्मिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता देख लीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, Ag और Au यानी चांदी और सोना। धातु के प्रति जल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, ये था ऑक्सीजन से क्रियाशीलता कैसी है। अब है जल से हो जाएगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर। उसके बाद देख लीजिए अम्ल से प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, तो Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। और धातुओं के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जेनोन, हीलियम, रेडोन, ये सभी जो है अधातु हैं। ठीक है। एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, आयोडीन ठोस धातु के उदाहरण हैं। बेलेडिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलेडिला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के 2 प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में है। किस किस राज्य में है? 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ओडिशा में लौह अयस्क, सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार पहाड़ी श्रृंखलाएँ पाए जाते हैं। ओडिशा में कौन कौन पाया जाता है? सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार पहाड़ी श्रृंखला, ये तीनों जो है ओडिशा में पाया जाता है। लौह अयस्क का ये सब पहाड़ी है। नेक्स्ट है गुरु महिसानी, सुलाएपत, बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज में है, किरुबुरु जो कि केंदुझार में है, बोनाई जो कि सुंदरगढ़ में, ये सभी लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। बेलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के दिल यानी कुंवर की तरह दिखता है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहारा की खदानों देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। डल्ली तथा दुर्ग में जो राजहारा की खदान है वो देश के महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खदान में से एक है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण हो जाएगा आपको महोगनी और रोजवुड, ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ये वनस्पतियाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, ओबनूस, बांस तथा तार आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, इस वनस्पति के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। प्रमुख वनस्पति इसके हो जाएंगे साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ आदि। ये सभी जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक इनमें आवश्यक वर्षा है। ठीक है। बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कटीली वनस्पति के उदाहरण हैं। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? यह जो है केरल का प्रसिद्ध खेल है। केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चंपकुलम, बल्लम कली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। केरल के अलपुझा जिले में
पुनम्बर बैंक वाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। इस नौका दौड़ का प्रायोजन जो है प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार, इसे ध्यान रखिएगा, नौका दौड़ का आयोजन कब किया जाता है? अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। इस नौका दौड़ में चंदन वल्लम, स्नेक बोट और छोटी देसी नौकाओं की दौड़ व अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। अरनमुल्ला बल्लमकल्ली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थ सारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। पयप्पर नौका दौड़ जो कि सर्प नौका दौड़ है, अलपुझा में आयोजित किया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाया था। कौन सा पर्व? उंजल पर्व। आपसे पूछ सकता है उंजल पर्व किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कब मनाया जाता है? जून जुलाई में। उगादि उत्सव नववर्ष के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग द्वारा मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? उगादि उत्सव। नौरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र किस राज्य में है? ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। ठीक है। और स्टार्ट कब किया गया था? 1956 में। भारत में 7 परमाणु संयंत्र, 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट है रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है बोधगया में। अनिमेष लोचन चैत्य जो है बोधगया में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। अनिमेष लोचन चैत्य का नाम शाब्दिक अर्थ है खुली आँखें। क्या है? खुली आँखें। इसे ज्वेल बाक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बेगूसराय बिहार में। विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? इसकी स्थापना जो है चेन्नई में किया गया था। 1904 ईस्वी में भारत की पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई थी। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पेडिन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चूना, पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए होती है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान सवाई माधोपुर, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर आदि हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख सीमेंट उत्पादन स्थान सतना, कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बानमोर आदि हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है जामुल, दुर्ग, अकालतारा, मांडर, भाटापारा। गुजरात में है द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर, रानाबाव लिखा हुआ है। चुर्क, डालना, चुनार आदि सीमेंट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में। गारो खासी जयंतिया एक भाग है, ये भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठार का पठार कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। उत्पत्ति व संरचना के दृष्टिकोण से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित है जो प्राचीन चट्टान से बनी है। गारो खासी जयंतिया इस पहाड़ के निवास करने वाले प्रमुख जनजातियाँ हैं। मेघालय पठार क्षेत्र में धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र, इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया गया है इंटरनेट साथी।
ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है। किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितनी चक्कर लगाएगी? तो 12 घंटे में 1 चक्कर, तो 48 घंटे में 4 चक्कर। श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 18वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? 18वां नहीं 8वां है, 18वां नहीं है 8वां है, ठीक है। तो 8 और 8 जोड़ दीजिए, उसमें 1 घटा दीजिए, 15 व्यक्ति हैं उसमें। किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 93% का दाम है 930। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाभ आयत। जैसे घनाभ जो है उसका आधार आयताकार होता है, उसी प्रकार जो है घन का आधार जो है वो वर्गाकार होता है। नेक्स्ट है 729 पे पावर 1/3 गुना 15,625 पावर 1/3। देखिए 729 जो है 9 का क्यूब है और 15,625 जो है 15 का क्यूब है। 3 इसमें कट जाएगा, तो 9 गुना 25 225 इसका आंसर हो जाएगा। दस्ताने को हाथ में पहना जाता है, मोजे को पैर में। एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसके पुत्र मेरे पुत्र के चाचा हैं। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? और उस बूढ़े व्यक्ति जो है राम का पिता है। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम से सजाएं। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में फरवरी मार्च के आसपास, चंपारण 1917 में, खैरा 1918 में लगभग मार्च जून के आसपास। तो हो गया 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद मिल मजदूर ने आंदोलन किया था। इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खैरा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्या को दूर के लिए किया गया था। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा? तो इसमें कुछ नहीं है, 10 छक 60 यानी 60% बराबर 120, तो 100% बराबर 200 हो जाएगा। 5/11 और 11/5 का जोड़, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। मतलब कि मैथ रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था जिसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी संख्या का 63% 315 है, तो वह संख्या क्या है? 315/63 गुना 100 कर दीजिए, 500 हो जाएगा। शब्बीर ने 132 रुपये में एक खिलौना खरीद कर इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? 132 का 132 गुना 115/100 कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा लगभग 151.80। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। 5 घंटे में तय करने के लिए क्या गति होना चाहिए? तो हो गया 60 से 8 घंटा लगता है, तो 5 से 12 8 96 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होना चाहिए। दो भिन्न संख्याओं का योग ये है, इनमें से एक भिन्न ये है, दूसरी भिन्न क्या होगा? दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम और शेष पेड़ आम के पेड़ों की संख्या क्या है? तो 3/7 42 का 4/7 निकाल दीजिए, 7 चौक 28, 6 चौक 24, आंसर आ जाएगा 24। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट करता है। यदि पेंटिंग के काम 4 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने आदमी लगेंगे? तो कितने और आदमी लगेंगे? तो 4 दूनी 8 यानी 20 आदमी। 10 आदमी पहले से हैं, 10 आदमी और लगेंगे, 10 आंसर हो जाएगा। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात ये है और उनकी उम्र का गुणनफल ये है। 4x² बराबर 196 हो जाएगा, तो 4x² बराबर हो जाएगा 49, x बराबर आ जाएगा 7, तो 7 चौक 28 हो गया और 7 हो गया। इसमें 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 28 में से 5 जोड़ेंगे 33/12, तो 33/12 हो जाएगा 11:4। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसे भाग देखिए, आप चेक कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 8/21 जो है सबसे बड़ा है। यदि स्ट्रीम लाइन के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो तीसरा अक्षर क्या होगा? तो जो सार्थक बनाइएगा उसमें बनेगा कौन सा? देख लीजिए, 3 शब्द बन रहा है इससे, ठीक है। कितने शब्द? 3 शब्द बन रहा है। इसमें तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? टी आ रहा है और ए आ रहा है, तो टी और ए यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और टी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉवेल को ये बोला जाए तो ये इसको क्या बोला जाएगा? देखिए इसमें कुछ नहीं किया है,
फर्स्ट जो अक्षर है उसमें लास्ट एक जोड़ के लास्ट में लिखा है, फिर से सेकेंड में 2 जोड़ के फिर पीछे लिखा है। इसी प्रकार से इसको बना दीजिएगा। फर्स्ट जो है y का z हो जाएगा, उसी भाषा में मुँह को क्या लिखा जाएगा यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ आ गया y का 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5, 10, 20, 40, 80, 160 आ जाएगा। दुगुना करते गया है कंटिन्यू। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। क्रम में सजा दीजिए। सबसे पहले जुताई होगी खेत की, उसके बाद बुआई होगी, उसके बाद सिंचाई होगा, फिर निराई होगा और फिर कटाई होगा। तो इसका आंसर 4, 1, 3, 5, 2 हो जाएगा। एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। कैसे खड़ा है? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है। अब क्या हुआ? दक्षिणावर्त 205 डिग्री, दक्षिणावर्त जो है 205 डिग्री और बाद में पुनः 160 डिग्री वामावर्त। 160 डिग्री कहाँ? वामावर्त। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ ये हो गया कि 205 में से 160 घटा दीजिए, यानी 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके है? तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके है। ठीक है। नेक्स्ट, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। ए बेटी है एच की। देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग खुद से पेपर पे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका आंसर आप लोग देख ही रहे, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी सेम क्वेश्चन आ गया है, इसे भी सॉल्व कीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प को प्रश्नवाचक पे क्या आएगा? तो इसमें देख लीजिए 6 दूनी 12, 12 का 21 लिख दिया है। कुछ नहीं है। देखिए 6 गुना 2 कीजिएगा 12 आएगा, उसको उल्टा करके 21 लिख देना है। 21 दूनी 42 का उल्टा करके 24 लिख दिया है। फिर 24 दूनी 48 का उल्टा करके उल्टा करते जाना है और उसका गुना दोगुना करते जाना है। नेक्स्ट, तांबा पुस्तक और तार, इसका संबंध कैसा है? तांबा पुस्तक और तार का संबंध जो है देखिए, तांबा से तो तार बन जाता है लेकिन पुस्तक नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए एक दर्पण MN, अच्छा दर्पण रखा हुआ है ना, तो दर्पण रखा हुआ है, कौन सी उत्तर आकृति होगी इसकी? तो इसमें एक पॉइंट देखना है, ये जो है इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये हो गया ऐसे, इस पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से लेके और ख़ुद से भी रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी ये सभी पॉइंट तो ये सब बहुत आसान सा होता है पिक्चर वाला, और अपने दिमाग से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है। तो ये जब खुलेगा तो फिर यहाँ भी आ जाएगा और फिर ऐसे करके ये यहाँ जाएगा, यहाँ। बस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु जो है न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य हेतु 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है सड़क परिवहन से। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 NH2 को सम्मिलित करके ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ठीक है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं के आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने में काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन से सदस्यों की संख्या 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय को देख लीजिए। एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है।
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसकी स्थापना 1967 में हुई है, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना 1949 में हुई है, मुख्यालय लंदन UK में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में स्थापना हुआ और वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घटती है। ठीक है। अर्धचालक, चालक और अचालक के अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच के क्रम की होती है, जिसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुछ महत्वपूर्ण अर्धचालक के उदाहरण, इन पदार्थों के प्रति घन सेंटीमीटर आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 10 पावर 13 होती है, जबकि तांबे के 1 घन सेंटीमीटर इनकी संख्या जो है 8.4 गुना 10 पावर 22 होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहने के कारण अर्धचालकों की प्रतिरोधकता 0.10 से 1 ओम मीटर के क्रम की होती है एवं चालकों की 10 पावर -8 ओम होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता तेज़ी से घटने लगती है। अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक, पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में नैज अर्धचालक हैं। नैज अर्धचालक की संरचना क्रिस्टलीय होती है, अतः एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं बचते। यही कारण है कि साधारण ताप पर इस प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है तथा निम्न ताप परम शून्य तापमान, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं, 0 केल्विन के निकट ताप पर ये पदार्थ विद्युत कुचालक जैसा व्यवहार करता है। नेज अर्धचालक विद्युत धारा का प्रवाह संयोजी बंधन टूटने के कारण होता है। नेज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। अब आगे बाह्य अर्धचालक, अपद्रव्यों या अशुद्धियों से मिश्रित या मादित अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। कमरे के ताप पर 300 केल्विन पर किसी नेज अर्धचालक की चालकता बहुत ही कम होती है, अतः ऐसे अर्धचालक का उपयोग कर किसी इलेक्ट्रॉन युक्ति नहीं बनाया जा सकता है। अतः इसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अशुद्धि या अपद्रव्य मिलाने से 10⁻7 शुद्ध अर्धचालकों का परमाणुओं में मात्र 1 ppm पार्ट पर मिलियन उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में क्रमशः 5 संयोजकता वाले अथवा 3 संयोजकता वाले अपद्रव्यी परमाणु मिलाने से N टाइप के तथा P टाइप के बाह्य प्राप्त होते हैं। पंचसंयोजी अपद्रव्य परमाणु दाता कहते हैं। त्रिसंयोजी अपद्रव्य को परमाणुग्राही कहते हैं और अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बाह्य अर्धचालक पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इसकी चालकता मूलतः अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, चालक की चालकता घटती है। अर्धचालक की चालकता क्या हो रही है, ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है और चालक की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है जिसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोफोन से लोग सुनने में सहायता कान में लगाते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। रेनगेज से वर्षा मापने में काम लेते हैं। एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है और जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ये आकर मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा का है विष्णुप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा का है रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और नंदाकिनी का है नंदप्रयाग। तो ये सेट जो है आज का ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा और सेट पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम कोशिश करेंगे इस बुक को जल्द से जल्द ख़त्म करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।